हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने क्लास 11 के अंदर मैथमेटिकल टूल स्टार्ट किए हुए हैं। एंड इसके रिलेटेड मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑलरेडी समझा दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल को फंक्शंस को कैसे स्टडी करना है उसके बारे में मैंने समझा दिया है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम अपना आखिरी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल को स्टडी करने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल हम बहुत बार करेंगे आर्टिकल्स को डिराइव करने के लिए, और उसका नाम है द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड ऑफ कोर्स उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस जितने भी मैथमेटिकल टूल्स हमें फिजिक्स में चाहिए थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि आज हमने स्टडी करना है, दैट इज इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है। और जैसे हर एक मैथमेटिकल टूल का अपना एक पर्पस होता है, तो इस मैथमेटिकल टूल का भी अपना एक पर्पस है। पर्पस का मतलब, जैसे कि अगर आप जानते हो डिफरेंशिएशन के अंदर हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास कर्व्ड ग्राफ बन रहा है और किसी भी कर्व्ड ग्राफ के किसी एक पॉइंट का अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहते हो, तो हम उस फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। और वो डेरिवेटिव करके हमें क्या मिलता है, उसका स्लोप मिलता है। और जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स का आप स्लोप फाइंड करना चाहते हो वो वैल्यू उसमें पुट करके हम अपना आंसर निकालते हैं। हमने उसमें मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ हमने फाइंड किया था। तो वो बात थी हमारी किसकी, डिफरेंशिएशन की। आज हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन का मेन पर्पस क्या है और हम इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, अब ये बस आपको मुझे समझाना है। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हमारे फिजिक्स के अंदर जब हम ग्राफ्स को स्टडी करते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को एक ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम ग्राफ्स बनाते हैं, राइट। क्या है ना कि अगर तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही है तो आप देखकर बता सकते हो कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ हम आराम से किसी भी दो जो क्वांटिटीज दी जाती हैं उनके बीच के रिलेशन को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए, ये होता है आपका वाई एक्सेस, ये होता है आपका एक्स एक्सेस। बट क्या होता है ना कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को पता करने के लिए हमें एरिया अंडर कर्व करना पड़ता है। मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको याद हो, हमने जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था, क्या किया था, नाइन्थ की बात कर रहा हूँ मैं, इवन आपके अब नाइन्थ के अंदर हमने ये सब स्टडी किया हुआ है। ठीक है, जब हम स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम जब बनाते थे, और मान लेते हैं ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है, ये आपका टाइम हो गया। और अगर मान लीजिए कि ग्राफ कुछ ऐसा सा आपका मतलब वहां बनता था, सपोज सपोज के तौर पर, ओके, ऐसा कुछ ग्राफ आपका बनता था, और आपसे बोला जाता था कि यार इसका जो है ना डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करके बताओ, या डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, उसका एरिया अंडर कर्व करना पड़ता था। एरिया अंडर कर्व करना पड़ता था। जैसे कि अब ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाकर हम आसानी से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को पता कर लेते थे। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये 2 है आपका, ठीक है, ये 4 है आपका, मान लीजिए ये 6 है आपका, और ये वाला आपका 2 है। ये आपको मीटर पर सेकंड में बता रहा है, और ये आपको मान लीजिए सेकंड में आपको यहाँ पे बता रहा है। तो अगर मान लें मुझे इसका एरिया अंडर कर्व पता करना हो, तो मुझे करने का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब होता है, जैसे ये इन दो, ये डिस्टेंस कितना है आपका 6, प्लस ये जो डिस्टेंस है आपका ये कितना है 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड दैट इज 2। 2 कर दिया आपने, इसको ऐसे कट कर दिया, ये आपका 8 मीटर जो है वो इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। क्योंकि ग्राफ ऊपर है ना, अगर नेगेटिव की तरफ बनता तो उसको करने का वो तरीका है। देखिए, मेरा यहाँ पे मेन मकसद आपको ये बताना नहीं है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो मतलब स्लो मतलब एरिया कर्व निकालते तो हमें क्या देता है। मेरा काम है आपको इंटीग्रेशन समझाना, बट उस इंटीग्रेशन को समझने के लिए थोड़ा बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो देखिए, बात बहुत सिंपल है। मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें मेरे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करना था। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने एरिया अंडर कर्व किया और आराम से हमारा आंसर आ गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता, जैसे मान लो वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ऐसा होता। अब देखने में तो ये बिल्कुल कर्व है, और क्योंकि ये कर्व है तो किसी भी कर्व्ड ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आप डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से फाइंड नहीं कर सकते। ना तो ये ट्रायंगल बना रहा है, ना ये रेक्टेंगल बना रहा है, कुछ भी नहीं बना रहा।
तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम जिस मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है आपका दैट इज इंटीग्रेशन। तो पहले तो ये समझो कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, सो जैसे डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम करते थे किसी भी ग्राफ के स्लोप को पता करने के लिए, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है किसी ग्राफ के एरिया अंडर कर्व को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर कैसे करेंगे ये बताइए। देखिए शुरुआत बहुत सिंपल करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बड़ा सा मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आपको आपको थोड़ी अच्छी डिटेलिंग समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मैं यहाँ एरो लगाता हूँ, यहाँ एरो लगाता हूँ। तो जो आपका ग्राफ है, मान लेते हैं जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा सा आपका कर्व सा ग्राफ आपका बन रहा है। अब बात आती है कि सर इसका एरिया अंडर कर्व हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तरीका क्या है, क्या करेंगे हम इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या किया जाता है। हम ना इस पूरे कर्व के ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स में हमको काट लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये एक पतली सी मैंने स्ट्रिप काटी है यहाँ पे ऐसे, ये पतली सी मैंने स्ट्रिप काटी। अब ये जो स्ट्रिप मैंने काटी है ऐसे कई सारी स्ट्रिप्स यहाँ पे बन सकती हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जैसे ना जैसे ये एक स्ट्रिप हो गई, दूसरी स्ट्रिप मान लेते हैं ये वाली हमने ले ली। ठीक है, तो अब ये आपको दिखाने के लिए इतनी मोटी सी मैंने स्ट्रिप यहाँ बनाई है, अदरवाइज देखिए ध्यान से समझना, ये जो स्ट्रिप का ये जैसे ब्रेड्थ है ना, ये जो आप ब्रेड्थ देख रहे हो ये इतना कम है कि मैं स्मॉल चेंज इन एक्स को कंसिडर यहाँ पे कर सकता हूँ। मतलब ये स्मॉल है, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया dx। अब बोलेंगे सर dx क्यों ले लिया, dx इसलिए लिया बेटा, जैसे मान लो अगर मुझे इस स्ट्रिप के ब्रेड्थ को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, फिर ये वाला जो पॉइंट है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तब जाके बेटा ये छोटा सा मुझे गैप मिलेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि ये छोटा सा जो गैप है ये इतना ज्यादा स्मॉल है कि मैंने उसको dx कंसिडर कर लिया, बहुत स्मॉल है। तो ज्यादा स्मॉल होने की वजह से ये जो दो पॉइंट्स है आपके, ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इन दोनों की जो वैल्यू है लगभग एक ही हो जाती है, सेम हो जाती है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखाऊं ना, ऐसे मैग्नीफाई करके दिखाऊं लाइक दिस, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा कर्व आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि यार ये दोनों वैल्यू थोड़ा मैच कर रही है। बट अगर मैं पॉइंट्स को एक दूसरे के इतने नजदीक ले जाऊं, इतने नजदीक ले जाऊं पॉइंट्स को कि वो दो पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाए, तो इन दोनों की वैल्यू लगभग मैं एक जैसे कंसिडर कर सकता हूं। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी एक्चुअली डू दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा दूं ये कर क्या रहे हैं, उसके बाद मैं डिटेलिंग में जाऊंगा इसके। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा बेटा कि ये दो पॉइंट जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है, इतने नजदीक है कि हम एक ही वैल्यू दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये जो लाइन आपकी कर्व दिख रही थी वो लगभग सीधी हो जाती है यहाँ पे। ये जो y मान लेते हैं ये हमारा y है, वैल्यू ऑफ y है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रिप आपको यहाँ पे मिला है इस स्ट्रिप का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो ये दिख कैसे रहा है, पहले तो हम इसको देखते हैं। ये कुछ ऐसा सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसका जो ब्रेड्थ है वो तो मेरी dx हो गई, और जिसका जो लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पे y है। सो y इज द लेंथ एंड dx क्या है, इसका ब्रेड्थ है। तो यू नो द एरिया, सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया सो दैट विल बी y इंटू dx। सो ये हमारे पास एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। बिकॉज ये dx है, राइट, सो जो एरिया होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा आपका, इसलिए हम यहाँ पे dA ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया y इंटू dx। सो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरह से आप एक स्मॉल एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। गुड। अब बात सिर्फ ये है कि मुझे ना एक्चुअली में क्या करना है कि ये जितने भी स्ट्रिप्स यहाँ पे बनेंगे उन सभी स्ट्रिप्स को आपस में ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो बेटा मैं आपको ना दो चीजें यहाँ पे समझाऊंगा, एक होता है समेशन, एक होता है इंटीग्रेशन, जो हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब हमारे पास मान लेते हैं ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मुझे ऐड करना है, ठीक है, इनकी वैल्यूज मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर मुझे कैलकुलेट करना तो आप क्या करेंगे, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, इनको अलग अलग काउंट किया जा सकता है ना। तो इन पॉइंट्स को कहते हैं डिस्क्रीट पॉइंट्स। डिस्क्रीट पॉइंट्स वो पॉइंट है जिनको काउंट किया जा सकता है अलग अलग करके। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक सीधी एक लाइन खींच दूं, अब बोलूं
कि इन लाइंस को बनाने के लिए कितने, जितने भी डॉट्स मैंने यूज किए उन सबको ऐड करो, तो पहली बात तो आप इसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो इन पॉइंट्स को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स। सो डिस्क्रीट पॉइंट्स वो होते हैं बेटा जो काउंटेबल होते हैं, जो अलग अलग मैं काउंट कर सकता हूँ। जो कॉन्टिन्यूअस होता है उस कॉन्टिन्यूअस वाले के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो कॉन्टिन्यूअस है वो होते हैं जिनमें पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो अगर डिस्क्रीट पॉइंट्स को ऐड करना हो, सम करना हो, तो उसके लिए हम समेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स हो और उनको ऐड करना हो, उसी के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो हुआ ये कि जब मुझे ये जो छोटा सा स्ट्रिप था, ऐसे कई सारे छोटे स्ट्रिप्स होंगे, सबका अपना अपना एरिया होगा, उन सबको मुझे ऐड करना है। तो जब उनको ऐड करना था, तो ऐड करने के लिए हमने एक मैथमेटिकल टूल बनाया जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं उसके लिए, देखिए ये डी आएगा इसके नीचे, तो ए आ जाएगा बेटा क्या, 1/d वाई डी एक्स। इसी 1/d को हम इंटीग्रेशन का निशान लगाते हैं, इंटीग्रेशन लाइक दिस, ये निशान है बेटा 1/d को ये कहते हैं, और y इंटू डी एक्स। तो एरिया को फाइंड करने के लिए जो मेरा फंक्शन y था उसकी मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू dx, और तब जाके आपको एरिया अंडर कर्व आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द स्ट्रिप अंडर दैट कर्व, ये इंटीग्रेशन। अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर कर्व में जब हम मान लीजिए साइन एक्स का मैं कर्व बनाता हूँ, साइन एक्स का कर्व क्या बनता है बेटा, ये देखिए साइन एक्स का कर्व ऐसे बनता है ना आपका, राइट। अब इसका अपना एरिया अंडर कर्व है, इसका अपना एरिया अंडर कर्व है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए इन 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 एरियाज को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ऑब्वियस है मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा साइन एक्स की। जब साइन एक्स की आप इंटीग्रेशन करते हो, उससे जो रिजल्ट मेरे को मिलता है वो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, यही इंटीग्रेशन में आपको करना है। क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से वो फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें याद रखना है, मतलब रिजल्ट्स याद रखने हैं। कि अगर मान लीजिए मेरे पास x की पावर n कोई फंक्शन है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो एज ए रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, वो रिजल्ट आपको याद रखने हैं इन न्यूमेरिकल्स को, फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए। क्लियर हो गया, गुड। चलिए अब मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। सो बात करते हैं बेटा सबसे पहले फॉर्मूला की। तो सबसे पहले फॉर्मूला है बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 इंटू 1/dx/dx। मतलब जिस फंक्शन की पावर n होती है उस फंक्शन का हमें फिर से डेरिवेटिव करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x+2 की पावर 3, मान लीजिए ये है मेरे पास यहाँ पे, और साथ में क्या कर रहा हूँ बेटा, इसका dx किया मैंने। तो अब क्या करेंगे, x+2 की पावर, मैंने कहा ना जो फंक्शन है उसके पावर पहले n+1 कर दो, तो 3+1 डिवाइड बाय x प्लस, नॉट x+2, सिंपल n+1 है ना नीचे, तो n यहाँ पे क्या लिया हुआ मैंने 3, तो आ जाएगा 3+1 इंटू 1/d/dx ऑफ x+2, ये करना होता है, ठीक है। सो ये आ जाएगा बेटा x+2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 1/, अब डेरिवेटिव करना तो आपने अच्छी तरह सीखा हुआ बेटा, तो d/dx ऑफ x+2, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा dx/dx प्लस d/dx ऑफ 2। कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, ये 1 हो जाएगा बेटा, रिजल्ट आपका 1 ही आ जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x+2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4। तो बस इस तरीके से आपने बेटा ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो करनी थी। सो इंटीग्रेशन के अंदर रूल क्या है, पहला कि अगर x की पावर n हो तो इसलिए x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, और जिस फंक्शन की पावर दी हो वो फंक्शन का आपने नीचे हाँ, बशर्ते वो जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और क्या, और ये कि जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू अगर -1 होगी उसके लिए एक अलग रूल बना हुआ है, वो रूल आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है, इसके अलावा तो कोई अब बात याद नहीं करनी, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया बेटा आपका। बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंटर की। सेकंड पॉइंटर है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू डी एक्स। नाउ c मीन्स कॉन्स्टेंट, c मतलब क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो देखिए बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं आपको वैसे वैसे तो एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, ठीक है, एक डायरेक्ट तरीका भी है, बट एक पहले बता देता हूँ वो आया कैसे। होता ये है कि
मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता था सी एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 भी 1 ही होता है, यहाँ पे 1 है ना, साथ में डी एक्स आ गया। अब बेटा जो कांस्टेंट होता है ना किसी भी वेरिएबल के साथ, वो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिया जाता है। जैसे यहाँ ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स। अब फॉर्मूला जो मैंने अभी जस्ट बताया वही लगाओ, तो एक्स की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, और डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, सी इंटू एक्स। सो मैं आपको सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि अगर कोई भी कांस्टेंट अगर आपको दिया हो और जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन लगा रहे हो उसके वेरिएबल को साथ लगा दो, दैट्स योर आंसर। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, डी एक्स ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, अब जो इंटू डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू ना, तो 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 2 की पावर 2, 2x की पावर 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। डन, गुड। आगे चलते हैं। ये तो सेकंड पार्ट की बात हो रही थी ना, बात करते बेटा अपने थर्ड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट में क्या होगा देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। ये था डेरिवेटिव, हमने किया था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स cos x होता था, बट इसमें क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ cos x डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ दैट एंगल। पहले तो आप समझो बेटा एंगल क्या होता है, साइन के साथ जितना भी लिखा होता है वो सारा एंगल ही होता है। तो पहले तो आप उसको क्या कर दीजिए, माइनस ऑफ कोस ऑफ एंगल कर दीजिए डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ एंगल। एग्जाम्पल दे देता हूँ, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, मान लेते हैं 2x+1, ये है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो क्या करूंगा, ये मेरा पूरा एंगल है, दिस वन इज माई एंगल। तो पहले साइन का क्या लिखूंगा, माइनस कोस ऑफ एंगल दैट इज 2x+1 डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ 2x+1, ये करना है बेटा। तो माइनस कोस ऑफ 2x+1, और मैंने आप डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बच जाएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बेटा आप इसको सोल्व कर लेते हो। अब डिफरेंशिएशन आनी चाहिए अच्छी तरह। अब डिफरेंशिएशन के मैं ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, हर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ कैसे करना, तो काइंडली उसको जरूर देखें, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+1 किया तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, फर्दर ओके, ये थर्ड वाला था। बात करते हैं बेटा फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाले में आता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ एक्स, मतलब कोस के साथ जो भी है वो एंगल है आपका। ठीक है, तो आंसर है साइन ऑफ एंगल डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एंगल, ये आपको करना। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल मतलब हो गया साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स एक्स कट जाता है इसलिए फाइनली साइन एक्स आपका आंसर बन जाता है। तो कोजेस का जो इंटीग्रेशन है वो मैंने डेरिवेटिव लिख दिया गलती से, इंटीग्रेशन करना है जी हमने, dx आएगा। तो ये आपके पास आंसर आया था। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूँ दैट विल मेक मोर सेंस देन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स आ गया, राइट। तो मैं क्या करूँगा यार कि कोस का होता है बेटा साइन ऑफ एंगल, ठीक है, डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपने करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 1/2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका बेटा आंसर आ गया। मैंने आपको पहले भी कहा है बेटा ये एंगल होता है, एंगल में कुछ काटना कूटना कुछ नहीं होता, ये अलग से एक फंक्शन हमें मिलता है, तो आप इसे एक्स से एक्स काट देंगे, वो काम नहीं करना आपने। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि ये तो x की पावर -1 dx बन गया, और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर x की पावर में -1 आ जाए तो आप x+1 डिवाइड बाई x+1 वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे बेटा, इसका जो सही आंसर है वो है नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ x। एग्जाम्पल डोंट वरी, मैं सबके एग्जाम्पल दूंगा आपको। जैसे इंटीग्रेशन 1/2x+3 मान लीजिए, ये आपके पास आया था। देखिए अब ये क्वाड्रेंट नहीं, एक क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है, dx हो गया। अब इसका जो आंसर है वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2x+3
डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3, नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई, ठीक है। नॉर्मल जो लॉग होता है वो होता है लॉग टू द बेस 10, तो इसको ln लिख देते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग वाला है, मतलब ये कि अगर आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके ही आप log टू द बेस 10 बना सकते हो, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स के अंदर बहुत डिटेलिंग में जब भी यूज करेंगे ना मैं आपको डिटेल दे दूंगा, डोंट वरी, बस एक बार नॉर्मल समझो ये हो क्या रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड बाय 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, dx मैं कर ही देता हूँ चलो आपके लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। पता प्रैक्टिस जरूर करा करो तब आपको ये आएगी चीजें, नहीं तो ये आती नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ 3, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 ही होता है, ये 2 ही बच गया यहाँ पे, फाइनली आपका आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट्स योर आंसर। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला पार्ट खत्म करना था, ठीक। फिर हम जो यूज करते हैं वो है आपका सिक्स्थ वाला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो ई की पावर एक्स है, और नीचे डिनोमिनेटर में पावर को फिर से डिवाइड करना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ पावर ऑफ ई, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि कोई आपसे बोले हाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो क्या करेंगे, तो आंसर हो जाएगा ई की पावर जो है वो पावर ही रहेगी डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ पावर ऑफ ई, पावर ऑफ ई मतलब एक्स का स्क्वायर, सो ई की पावर एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x, एंड दैट्स योर आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो मोटा मोटा मैंने आपको बेटा ऑलरेडी बता दिया है, हम क्या ज़्यादातर ना यार इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ा बहुत कहीं भी कुछ होगा तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, अभी के लिए इसमें इतना ही बस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो बता दूं, फिर मेरा पार्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कई सारे न्यूमेरिकल्स लेके उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो समझने वाली वो ये है कि जो भी किसी भी ग्राफ के अंदर, जैसे मैंने कहा कि वह कर्व होता है, उस कर्व का जब आप एरिया अंडर कर्व निकालना चाहो तो आप उसकी इंटीग्रेशन करते हो, बट उस इंटीग्रेशन को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है, ग्राफ कहीं तक भी जा सकता है, हमें क्या पता कि जो एरिया की वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं हमें मिलती, मतलब ये कि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे ना वो फंक्शन ऑफ एक्स की टर्म में ही आपको मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मुझे इसकी एरिया अंडर कर्व निकालना है इस कर्व का, तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, तो आपका आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय क्यूब, ये आपका आंसर बन गया। बट एक्स तो अभी भी वेरिएबल है, तो मुझे वैल्यू तो ना मिली है, तो वैल्यूज तभी मिलती है जब हम इसके अंदर लिमिट्स डालते हैं। अब लिमिट्स का क्या मतलब है, लिमिट्स का मतलब ये होता है जैसे कि मैं आपको ये कहूं कि यार मुझे x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक का के बीच में जो एरिया है ये कैलकुलेट करके आप मुझे दीजिए, तो उस केस में हम उसको बोल देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। तो करना क्या होता है, और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ लिमिट्स डालने का तरीका देखो क्या करना है, मतलब यही क्वेश्चन है, बट लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट वो थी जहां से शुरुआत हुई, अपर लिमिट जहां पे आपने खत्म करना है, तो ए से बी थी, और लिमिट्स हमेशा किसकी होती हैं, उसी वेरिएबल्स की होती है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये जो लिमिट्स डाली गई हैं ये इस x की ही है, ठीक है, ये बात याद रखना हमेशा। तो अभी क्या आया था आंसर, एक्स क्यूब बाई 3 आ गया। बस जब एक बार आपने इंटीग्रेशन कर दिया उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, और नीचे आप लोअर लिमिट और ऊपर अपना अपर लिमिट आप लिखेंगे। फिर करना क्या है, जो भी वेरिएबल आपको दिया जाता है उसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालना होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब हुआ, जैसे 1/3 तो बाहर ही ले लो, चलो आप अपर लिमिट मतलब हो गया पहले तो एक्स का क्यूब है ना, तो वो बी का क्यूब हो जाएगा, माइनस इस एक्स की जगह पे ए डाल देंगे तो ए का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने इंटीग्रेशन करनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की विद लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3,
विद रिस्पेक्ट टू dx। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप इसको अलग अलग यूज़ करो। ये आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स विद लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स विद लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। इनको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस हो या माइनस हो। तो ये तो आ जाएगा बेटा आपका एक्स क्यूब बाई 3 विद लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 होगा, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। अच्छा 1/3 कॉमन ले लो, अपर लिमिट डाल दीजिए बेटा पहले तो 3 का क्यूब, फिर लोअर लिमिट डाल दीजिए दैट इज 2 का क्यूब। ये पहला पार्ट हो गया। 1/2 कॉमन ले लीजिए, अपर लिमिट डालिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये करना होता है आपने। डेफिनेट का मतलब होता है अपर माइनस लोअर लिमिट डाल दो उसमें, बस दैट्स इट, इसको सॉल्व कर दो। सो 1/3, 3 3 9 होती है 27, 27 माइनस 2 2 3 4 4 8 8, ठीक है, प्लस 1/2 आपका 3 3 9 9 माइनस 4। बस आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई मुश्किल है ही नहीं है। तभी मैंने कहा ना कि इतना टफ नहीं होता है जितना हमें लगता है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। आई होप आपको इंटीग्रेशन और जो दो चार फॉर्मूले बताए और डेफिनेट का इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी किया। हमने ये जाना कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स देखे कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए अगर ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पहले तो अच्छी तरह पता होना चाहिए। अगर वो आता है फिर तो ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।